yes, let's get started with the January 26 की MTP सीरीज नंबर 2. ओके, CA इंटर लॉ. तो पहले केस सिनेरियो नंबर 1 आ रहा है, तो उस केस सिनेरियो नंबर 1 को पढ़ने से पहले नीचे हम चल के इसके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक कंपनी है ग्रीन वेव बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड. इसके डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा है टू रिवॉर्ड एंड मोटिवेट द टॉप 10 एम्प्लॉयज़ ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम एंड द मार्केटिंग टीम who contributed significantly to the success of the company and made available rights in the nature of the IPR by issuing 5 lakh equity shares for the consideration other than cash. Okay, तो यहाँ पे ना स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, और स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि ये दिया जाता है फॉर द नो हाउ ऑफ द एम्प्लॉई, फॉर देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड फॉर देयर वैल्यू एडिशन. एंड ये केवल एम्प्लॉई एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को दिया जाता है. एंड ये जो दिया जाता है ये फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश पे दिया जाता है एंड एट देन डिस्काउंट दिया जाता है. ठीक है, और इसका लॉक इन पीरियड जो होता है, ये लॉक इन पीरियड जो होता है ये 3 ईयर्स होता है. ठीक है, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, परफेक्ट 3 ईयर्स. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को लॉक इन पीरियड से आंसर मिल गया, यानी कि यहाँ पे लिखा है नॉट सब्जेक्ट टू द लॉक इन पीरियड, गलत हो गया. अगला कहता है 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट इज द लॉक इन पीरियड, ये तो ठीक हो गया. अगला क्वेश्चन मतलब 4 ईयर्स लॉक इन पीरियड गलत, 5 ईयर्स लॉक इन पीरियड गलत. लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 2 दैट सेज the above case scenario states that the Green Wave Beverages Private Limited needed a fresh dose of the additional capital for the production and the marketing of the newly developed health drinks. For the purpose, it issued 50 lakh equity shares of rupees 10 each through the private placement. Private placement का सेक्शन याद है ना, सेक्शन नंबर 42 चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा. टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विच वर ऑलरेडी अलॉटेड. अच्छा, आपको एक बात पता होना चाहिए, टाइमलाइन पता होनी चाहिए, मतलब कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट है ये डन हो जाना चाहिए विद इन 60 डेज. ठीक है, अगर आज मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट करा है तो ये 60 डेज के अंदर सबको अलॉट हो जाना चाहिए. इफ़ नॉट देन 15 दिन के अंदर मेरे को रिफंड कर देना होना चाहिए फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द 61st डे. यहाँ से आपको 15 दिन गिनने हैं. और हाँ, अगर मैंने 15 दिन में पैसा नहीं दिया तो यहाँ पर मेरे पर पेनल्टी लगेगी और मेरे को इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी 18% की. एंड ये जो लगती है ये यहाँ से लगती है, यानी कि 61st डे से लगती है. ठीक है, तो सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो एज द मैक्सिमम परमिसिबल टाइम पीरियड विद इन विच द इक्विटी शेयर मस्ट हैव बीन अलॉटेड टू द एग्जिस्टिंग. तो सबसे पहले क्वेश्चन ठीक कह रहा है 60 डेज के अंदर. पहले ऑप्शन ठीक कह रहा है कि मैक्सिमम परमिसिबल टाइम पीरियड इज 60 डेज विद इन विच द इक्विटी शेयर्स मस्ट हैव बीन अलॉटेड टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आफ्टर द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन मनी. बिल्कुल ठीक है, फिर भी और ऑप्शन पढ़ेंगे हम. 15 डेज तो रिटर्न का डेट होता है, तो गलत हो गया. 90 डेज तो ऐसा कुछ है नहीं, 30 डेज भी कुछ नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स की केस में. इट्स 60 डेज इन द केस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, तो ए बिल्कुल ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेज according to the case scenario, Green Wave Beverages Private Limited issued 5 lakh sweat equity shares to the top 10 employees of the product development team and marketing team for the consideration other than cash after passing the specific resolution. यानी कि जब भी हमें स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करना होता है तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना होता है. ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज मेंशन बिलो एज टू विद इन हाउ मेनी मंथ्स द अलॉटमेंट ऑफ द. तो जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं वो 12 मंथ्स में अलॉट हो जाने चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स अलॉटमेंट. तो यहाँ पे कह रहा है 3 मंथ्स रॉन्ग हो गया, 12 मंथ्स ये करेक्ट हो गया. यहाँ पे नॉट मोर देन 6 मंथ्स गलत हो गया. तो 12 मंथ्स के अंदर अंदर आप कर सकते हैं. 9 मंथ्स भी रॉन्ग है, 6 मंथ्स भी रॉन्ग है, एंड करेक्ट आंसर कौन सा है? 12 मंथ्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो, ग्रीन वेव्स बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड इट्स 6th ब्रांच इन द लिप्स इन पोर्चुगल आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द फर्स्ट 5 इंडियन ब्रांचेस इन अ रो. As regards auditing the accounts of the present overseas branch, who according to you is authorized to audit the accounts of the foreign branch? तो foreign branch की जो auditing है वो कौन कर सकता है? जो foreign branch की auditing है वो कोई भी एक ऐसा person जो कि authorize हो by the foreign law वो कर सकता है, या फिर कोई भी एक chartered accountant कर सकता है. ठीक है, ठीक है, तो हमें केस पढ़ने की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है. सबसे पहले कह रहा है कि as regards auditing of the 6th branch that is in the outside India. ठीक है, तो यहाँ पे केवल और केवल कंपनी का ऑडिटर करेगा, ऐसा लॉ नहीं है.
यहाँ पे कहता है कि जो भी लॉ ऑफ द पोर्टुगल से ऑथोराइज्ड हो वो, या फिर कोई भी एक अकाउंटेंट कर सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है। एंड अगले क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा बस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इट इज़ एविडेंट दैट ग्रीन वेव बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड इशूड 5 lakhs sweat equity shares for the consideration other than cash to the top employees of the product team and the marketing team. Keeping in view the applicable provisions, you are required to select the appropriate answer from the option given below as to when the holder of the sweat equity shares shall rank pari passu with the other equity shareholders. जिसको सबसे पहले हमने इशू करा, ठीक है, वो रैंक पारी पासू करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो ये कह रहे हैं सबसे पहले जिसको दिया, मतलब इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि टॉप 10 एम्प्लॉयज़ एंड इमीडिएटली फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि जैसे मान लो मैंने डेट ऑफ अलॉटमेंट था, सबसे पहले मैंने डेट ऑफ अलॉटमेंट के बाद जिसको दिया वो पहले रैंक करेगा, तो रैंक पारी पासू। केस सिनेरियो नंबर 2। केस पढ़ने से पहले नीचे के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, जैसे ऊपर वाले बिना केस पढ़े क्वेश्चंस कहाँ से दे दे, वैसे इसका भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो व्हेन अमित जॉइंड द न्यू एजुकेशन इनोवेटर्स LLP, he discovered that the key compliance filings including the annual return and the statements of the accounts and solvency were pending. What is the Amit's liability as a new admitted partner considering the past compliance lapses? Okay, so what do you think, what should be the answer? तो देखते हैं, ठीक है। अमित हैज़ नो लाइबिलिटी फॉर द पास्ट कंप्लायंसेस लैप्सेस सिंस ही वॉज नॉट अ पार्टनर व्हेन दे अकर्ड। ये तो बिल्कुल मुझे ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एक ऐसी लाइबिलिटी अकर हुई जब वो पार्टनर ही नहीं था तो उसके लिए लाइबल क्यों होगा। फिर भी अगले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इक्वली लाइबिलिटी कैसे हो सकती है, अमित इज ओनली लाइबल नहीं हो सकता, अमित लाइबिलिटी टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, मगर पास्ट कंप्लायंस के लिए क्या दिया, इसलिए ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी केस से रिलेटेड है, लेकिन केस बिना पढ़े हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। इट सेव्स आवर टाइम। In the light of the Amit's concern about the pending compliance filings, which of the following best describes the responsibility of the partners in the new education innovators LLP regarding the compliance of the LLP? यानी कि कौन कौन ऑब्लिगेटरी है, कौन कौन ऑब्लिगेटरी है टू द LLP एक्ट की कंप्लायंस की फाइलिंग्स के लिए। तो कौन होगा, जो बड़े लोग होंगे, यानी कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ वो ही कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सारे पार्टनर्स नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सपोज इन द गिवन केस सिनेरियो न्यू एजुकेशन इनोवेटर्स LLP फेल्स टू फाइल द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी एंड द एनुअल रिटर्न फॉर एनी 5 consecutive years, which of the following would occur? बताओ, या तो LLP बाउंड अप कर देगी ट्रिब्यूनल, ठीक है, या तो ट्रिब्यूनल LLP को बाउंड अप कर देगी, या फिर टेक ओवर ऑफ द न्यू एजुकेशन इनोवेटर्स LLP बाय द पर्सन सपोर्टेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ पे कहता है कि जो अर्नव है रिक्वायर्स $55,000 पर ईयर ट्यूशन प्लस द लिविंग एक्सपेंसेस, कैन ही ऑब्टेन द फॉरेन एक्सचेंज, कैन ही ऑब्टेन द फॉरेन एक्सचेंज। तो यस, एंड इसको ना RBI की अप्रूवल की भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये $2,50,000 से कम का ही अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है मिस्टर राजेश है, उन्होंने लॉटरी जीती है, लॉटरी जीत ली, तो यहाँ पे तो ये तो प्रोहिबिटेड हो गया ना, तो डी बिल्कुल ठीक है। पढ़ने के ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे का क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ द राघव सबमिट्स अ मेडिकल एस्टीमेट, अच्छा तो जो डॉक्टर है, मेडिकल एस्टीमेट है ना 2,50,000 ज़्यादा है, तो जो डॉक्टर है या फिर जो हॉस्पिटल है, अगर वो उससे एक मेडिकल एस्टीमेट लाके RBI को सबमिट करते, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी RBI के अप्रूवल की फिर फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट MCQs हैं। ए लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है 3 जनवरी 2023 को, ठीक है। तो ये मुझसे पूछेंगे कि फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है आफ्टर 1 जनवरी, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में कह रहा है 23 ना, तो फिर नेक्स्ट ईयर यानी कि 31 मार्च 24 विल बिकम द फाइनेंशियल ईयर फॉर द कंपनी। तो 31 मार्च 24 विल बी द राइट आंसर। ऐसे जो LLP है ना, अगर LLP पूछ लेते क्वेश्चन, तो 30th
सितंबर के बाद अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, जैसे कि से 30 नवंबर 23 को इनकॉर्पोरेट हुई, ठीक है, तो 31 मार्च 25 को फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा कंपनी का, ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर छोड़ के नेक्स्ट वाला फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो कंपनी के लिए होता है यहाँ पे, अगर ये LLP है तो, अगर ये कंपनी है तो ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे पहले हम नीचे पढ़ लेते हैं कि द लेटेस्ट डेट विद इन विच द कंपनी मस्ट रजिस्टर द चार्ज विद द ROC एज टू अवॉइड पेइंग द एडवोलेरियम फी। आपको पता है जब भी चार्ज रजिस्टर करना होता है कंपनी को तो सेक्शन नंबर 77 कंप्लाई करना पड़ता है, मतलब कि 30 डेज के अंदर कंपनी को अपना चार्ज जो है वो ROC के पास रजिस्टर करना पड़ता है। मगर इफ द कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज विद इन फर्स्ट 30 डेज देन कंपनी को फर्दर 30 डेज मिलते हैं आफ्टर द पेमेंट ऑफ द एडिशनल फीस। यहाँ पे कंपनी पेमेंट कर सकती है एडिशनल फीस की, एंड अभी भी नहीं करा तो और फर्दर 60 डेज मिलेंगे आफ्टर द पेमेंट ऑफ द एडवोलेरियम फी, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे 16 फरवरी को यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज क्रिएट हुआ है, चार्ज ROC के पास रजिस्टर नहीं हुआ विद इन द फर्स्ट स्टैट्यूटरी लॉ, यानी कि अगर मैं यहाँ से प्लस 30 डेज काउंट करूँ तो वो विदाउट द पेमेंट ऑफ द फी, लेकिन एडवोलेरियम फी मना कर रहे हैं, मगर यहाँ पे एडिशनल फी पेमेंट करके फर्दर 30 डेज तो मैं और एक्सटेंड करवा सकती हूँ ना। हाँ, तो यहाँ पे 16th ऑफ फरवरी प्लस 60 डेज, देन आई विल गॉट माई आंसर। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 17th ऑफ अप्रैल। काउंट कर सकते हो आप लोग 30 डेज, ठीक है। तो फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल 17th ऑफ अप्रैल। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहला तो यही पूछ रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपको पता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कौन कौन आता है? लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, ठीक है, परमानेंटली फास्टेंड एनीथिंग अटैच्ड टू द लैंड, एंड एनी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, ठीक है, ठीक है। तो लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, परमानेंटली फास्टेंड एनीथिंग अटैच्ड टू द लैंड, एंड एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ विल बिकम द पार्ट ऑफ योर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ABC रियल एस्टेट लिमिटेड एक प्रोमिनेंट रियल एस्टेट कंपनी है, हैज़ रिसेंटली एक्वायर अ पीस ऑफ लैंड इन दी suburban area. Land has a small lake and expected to generate a significant tourism revenue from the future, in the future मतलब, ठीक है। Additionally, the land has served the मतलब land has several old structure that are permanently fastened to the earth, permanently fastened to the earth, ठीक है, such as a stone pavilion and a historical monument। तो stone pavilion और historical monument दोनों ही permanently fastened attached to the earth है ना। तो दोनों के दोनों ही, क्योंकि बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड है, या फिर आप कह सकते हैं कि परमानेंटली फास्टेंड टू द अर्थ है, यानी कि ये वाली कंडीशन, राइट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया? लेक एंड द स्टोन पेविलियन, दोनों, मतलब लेक से जो स्टोन पेविलियन एंड द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आ रहा है, दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, one second, okay, sorry, so let's continue with the question number 15. The Ministry of Transport is planning to construct a new highway that will connect the city A and city B. According to the initial plan, the highway is expected to cover a distance of 180 kilometers. Okay, during the survey the engineers measure the distance between the two cities as the crow flies, ठीक है, जैसे क्रो फ्लाई करता है ना, ऐसे दे आर ट्राइंग टू मेजर द डिस्टेंस विदाउट कंसिडरिंग द नेचुरल टेरेन एंड द एग्जिस्टिंग रोड कर्व्स, ठीक है। दिस मेथड इज इन लाइन विद द प्रोविजंस ऑफ जनरल एक्ट रिगार्डिंग द मेजर एंड कंसिडरिंग द अबव सिनेरियो व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड अलॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग रोडवेज, या फिर डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड कंसिडरिंग द नेचुरल टेरेन एंड द ऑब्स्टिकल्स, द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, yes, the distance should be measured combination of the straight line and the natural curves nahi. So this is the correct answer. Okay, so thank you very much.